हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च एट 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो आप क्वेश्चन पूछते हैं टेलीग्राम के ऊपर, उन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कैसे आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो और कहां से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और आपका भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्या पता उनका भी कोई इशू चल रहा हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई और इशू चल रहा है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोकेशन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा होगा, स्टेब्लिशमेंट लोकेशन और होम लोकेशन। तो स्टेब्लिशमेंट लोकेशन क्या होता है कि जिस स्टेट में आपने अप्रेंटिस किया है वहीं पर आपका स्टेब्लिशमेंट लोकेशन कहलाता है, और जहाँ पर आप रहने वाले हैं, जहाँ जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट को आप होम लोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपने मान के चलिए कि कोई लड़का बिहार का है तो उसका स्टेब्लिशमेंट मध्य प्रदेश में है, तो उसका होम टाउन तो आएगा वहाँ पे बिहार लिखा हुआ आएगा और स्टेब्लिशमेंट लोकेशन में मध्य प्रदेश लिखा हुआ आएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पर क्या, ये मत सोचिएगा कि जिस स्टेट में जिस सिटी में आप रहते हैं वहीं पर आपका सेंटर होगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो होम लोकेशन बताया गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कहीं भी लोग भेज सकते हैं आपको। ठीक है, और वैसे स्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि स्टेब्लिशमेंट का जो लोकेशन है, तो स्टेब्लिशमेंट लोकेशन अगर मान के चलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश ही है तो मध्य प्रदेश से किसी भी स्टेट में दे सकता है। पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेफरेंस जो होती है सबसे ज्यादा वही होती है जो आपका सबसे ज्यादा नियरेस्ट हो। यानी मान के चलिए आपका जो लोके मध्य प्रदेश में भोपाल में मान के चलिए, तो भोपाल में अगर आपका स्टेब्लिशमेंट था तो स्टेब्लिशमेंट भोपाल में है तो भोपाल में ही आपको सेंटर दे सकता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस होती है कि जहां नियरेस्ट हो आपके स्टेब्लिशमेंट से उसी स्टेट में दिया जाए और सिटी में दिया जाए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात करूं मैं, जिस बच्चे का भी नॉट एलिजिबल फॉर असेसमेंट आ रहा है और उसका मार्क्स अपलोड में नो लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको मैं बता दूं आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स और सेशन मार्क्स अपलोड नहीं है, जिसके कारण की वजह से ये नो लिखा हुआ आ रहा है। और आपको एग्जाम में बैठने के लिए AITT 111 बैच में एग्जाम देने के लिए आपको मार्क्स अपलोड करवाना जरूरी है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं 25 अक्टूबर लास्ट डेट था मार्क्स अपलोड करने का, और जो कि डेट जा चुकी है, तो अब मार्क्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। फिर भी आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने DGT से, या एस्टेब्लिशमेंट को बोलोगे कि लेटर लिख दे DGT को, तो मे भी आपका नंबर चढ़ा दे। ठीक है, और आपको बता दूं 5 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी काफी लेट हो चुका है, मे भी आपका एग्जाम इस बार ना हो। तो विपुल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं आपका एस्टेब्लिशमेंट ने मार्क्स अपलोड नहीं किया है। ठीक है, आप अपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करिए कि आपका मार्क्स अपलोड क्यों नहीं हुआ है, किस कारण की वजह से नहीं हुआ है, एक बार बात कीजिए एस्टेब्लिशमेंट से। अगर दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, तो तीसरे प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कई बच्चों का ये आता है कि आधार जब वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है आधार नंबर कैन नॉट बी वेरीफाइड एज इट ऑलरेडी इज यूज फॉर अप्रेंटिस कोड, या अप्रेंटिस का कुछ नंबर दिया है, अप्रेंटिस नंबर, और ईमेल आईडी में, इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई है किस अकाउंट में, इस अकाउंट में, जिसके वजह से आपका जो नया वाला अकाउंट है उसके अंदर ये वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हैं आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जिसका भी मैं इस टाइप का एरर आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो ये ईमेल आईडी दी गई है इसको बंद करवाना पड़ेगा। इसको ईमेल आईडी को और इस अकाउंट को दोनों को बंद करवाइए। DGT को एक लेटर लिखिए, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, और उन्हें बोलिए कि आपका जो ये ईमेल आईडी और ये जो अकाउंट अप्रेंटिस कोड अकाउंट है इसको डिसेबल कर दें। उसके डिसेबल करने के बाद ही आप दोबारा से इसमें वेरीफाई करवा पाओगे। ठीक है, ये जिसका भी प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है तो प्लीज आप DGT को मेल कीजिए कि हमें अपना प्रोफाइल डिसेबल करवाना है। जो भी डिसेबल कराना है उसका ईमेल आईडी और अप्रेंटिस का आईडी भेज देना उनको, वो डिसेबल कर देंगे आपका। जल्दी कीजिएगा क्योंकि 5 तारीख आपका लास्ट डेट है, 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर से पहले आपको करवाना ये सारी चीजें। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि नॉट एलिजिबल फॉर असेसमेंट, बट यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पे कोई और कंडीशन है। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी में से मैंने सिलेक्ट किए क्वेश्चन, जो जो कॉमन डाउट होता है उन्हीं को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर नॉट एलिजिबल असेसमेंट दिखा रहा है, यानी इस बच्चे का भी AITT 111 बैच के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। पर क्यों नहीं है, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर इसका मार्क्स अपलोड है, पहले वाले कंडीशन में क्या था, मार्क्स अपलोड नहीं था, इसके वजह से नॉट एलिजिबल था। यहाँ पर क्या है, मार्क्स अपलोड भी है बट ये एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर क्या दिया गया है रीजन कि नॉट एलिजिबल ड्यू टू ट्रेनिंग डेट इज ग्रेटर देन द कट ऑफ डेट। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो आपका ट्रेनिंग डेट है वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो इस बच्चे का जो होगा, इस बच्चे का 112 में एग्जाम होगा। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम देने के लिए कंडीशन उन्होंने क्या बताया था कि 15 अप्रैल से, ठीक है, 15 अप्रैल 2021
से पहले जिसका भी ट्रेनिंग पूरा था वही एग्जाम देगा। पर इस बच्चे का कंडीशन क्या बताया गया है कि जो 15 अप्रैल से के बाद का है ये 111 बैच में देंगे। तो इस बच्चे का यही कंडीशन है कि इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है इसका 16 अप्रैल या 16 अप्रैल के बाद का है, इसी की वजह से ये पेपर नहीं दे पाएंगे इस बार। तो एक बार देख लीजिए, आपका करेक्शन करवाना है तो आप करेक्शन करवा के अपना डेट चेंज करवा सकते हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट से बोल के। अब आप समझ गए होंगे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है 111 बैच का पेपर देने के लिए। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा आप लोगों ने 110 वालों का हॉल टिकट कैसे डाउनलोड होगा और कैसे करेंगे आप लोग। तो देखिए 110 वालों का हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करेंगे, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि पुराना वाला जो पोर्टल है वो चल नहीं रहा है। देखिए वो चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो उसका सर्वर है काफ़ी डाउन हो चुका है। और आपको बता दूं जो पुराना वाला पोर्टल है उसे अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेड करने में टाइम लगता है, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो साइट है चलना बंद हो जाती है। और आपको बता दूं जो 110 का है हॉल टिकट पुराने वाले पोर्टल पे ही आएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको पेशेंस रखना, वेट करना है, आपका हॉल टिकट 100% पुराने वाले पोर्टल पे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रोहित ठाकुर जी ने एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर उन्होंने एक मैसेज को फॉरवर्ड किया है और बताया कि मेरे पास ये मैसेज आया है, कुछ करना पड़ेगा तो बताइए। देखिए आपको ये मैसेज मिला, ये लगभग सभी को आया है जिनका भी मोबाइल नंबर बिल्कुल सही था नए वाले पोर्टल पे, आईबीएम वाले पोर्टल पे, ठीक है। तो उनको ये मैसेज सभी को आया है और जिनका भी नंबर बिल्कुल सही लिखा था उसके अंदर पोर्टल के ऊपर तो उनको सभी को मैसेज आया। ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज है तो इसलिए सभी को आया है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है 25 से पहले पेमेंट कर दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेस होना चाहिए। अपना EITT एग्जाम पे जाके स्टेटस चेक कीजिए, वहाँ पे अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। बस आपको एग्जाम के लिए वेट करना है, जब भी हॉल टिकट आएगा आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है रोहित ठाकुर जी। जो भी अगर आपका डाउट है, जिसको भी मैसेज आया है ये और सोच रहे हैं हमें कुछ दोबारा से पेमेंट करना है, तो नहीं, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है आपका हॉल टिकट आने तक का, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो यहाँ पे पूछा आप लोगों ने, सर जी मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स यस शो हो रहा है लेकिन प्रोफाइल में नॉन ITI शो हो रहा है। देखिए नॉन ITI का जो इशू है ये सिर्फ आपका एस्टेब्लिशमेंट ही ठीक कर सकता है या फिर आपका RDAT। तो आपका एस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए आयुष जी, ठीक है। आप आपका एस्टेब्लिशमेंट ही ठीक करवा सकता है आपका नॉन ITI का इशू। जल्दी से जल्दी ठीक करवाइए क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दिसंबर में पेपर है आपका और आपका जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका लास्ट डेट है 5 नवंबर। तो उससे पहले आपको करवाना पड़ेगा नॉन ITI का इशू। आप अपने RDAT से बात कीजिए, आपके एस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ी इशू नहीं है, बट आपको एस्टेब्लिशमेंट से बात करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विपुल कुमार जी पूछते हैं मेरा ज्वाइनिंग डेट करेक्शन 25 तारीख को ठीक हो चुका है, मार्क्स अपलोड का पोर्टल बंद हो गया है, क्या करें हम सर जो AITT एग्जाम 111 बैच में हम दे पाए। देखिए विपुल जी आपको बता दूं 25 तारीख का आपका डेट ऑफ करेक्शन तो चेंज हो चुका है बट जो पोर्टल है वो बंद हो चुका है और जब तक आपका मार्क्स अपलोड नहीं होगा तब तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे विपुल, ठीक है। तो आपको मार्क्स अपलोड करवाने पड़ेंगे और पोर्टल आप देख रहे हैं पोर्टल बंद हो चुका है मार्क्स अपलोड और सेशन मार्क्स अपलोड करने का। तो एक बार आप एस्टेब्लिशमेंट से और अपने RDAT से बात कीजिए, क्या पता आपका स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपका मार्क्स अपलोड करवा दे। होता है, ये पहले होता था, मे भी नया पोर्टल की वजह से क्या पता ना हो, तो एक बार रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं क्योंकि पहले होता था, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए आप एक बार बात कीजिए अपने एस्टेब्लिशमेंट और RDAT से, रिक्वेस्ट कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पटेल जी पूछते हैं भाई जिसने 110 में फॉर्म फिल कर दिया है उसका एग्जाम फी भरनी पड़ेगी क्या। देखिए 110 का जो हॉल टिकट है वो पुराने पोर्टल पे आएगा और जो फॉर्म फिलअप हुआ था पुराने पोर्टल पे ही हुआ था और उस टाइम क्या था 50 रुपये फी हुआ करती थी। कुछ लोगों का फी जमा हुआ था, कुछ लोगों का फी जमा नहीं हुआ था, फिर भी एग्जाम फॉर्म सबमिट हो गया था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिनका भी 110 वाले थे जो पुराने वाले पोर्टल पे थे और जिनका लिस्ट में नाम है उनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, आपका हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मोहम्मद आसिफ पूछते हैं कि मैं एग्जाम फी पे कर चुका हूँ, फिर से पे करना पड़ेगा क्या। देखिए ये वही प्रॉब्लम है कि जैसे मैसेज आया तो लोग कंफ्यूज हो गए कि हमें दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा क्या। तो नहीं दोस्त, आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है तो आप दोबारा क्यों करोगे, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना AITT एग्जाम पे जाकर स्टेटस चेक करना कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं है या पेंडिंग में दिखा रहा है। अगर पेंडिंग में दिखा रहा है तो आप दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो एग्जाम है 100% होगा, ठीक है। वेट कीजिए, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी। तो दोस्तों यही सवाल थे जो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। आशा करता हूँ आपको इन सभी का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।